Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and the stock news of the day. Today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते। हमसे ये सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic equity indices witnessed losses of 3% during the week ended yesterday. Sensex closes near the 57,000 mark. Nifty declines below the 17,000 level. The rupee logged weekly depreciation of 31 paise to finish beyond 76 rupees per dollar mark. And the US stocks finished lower yesterday amid worries about the Omicron coronavirus variant and Fed's decision to taper. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 3% घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 57,000 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 17,000 से नीचे फिसला। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया साप्ताहिक आधार पर 31 पैसे कमजोर होकर 76 रुपए से ऊपर पहुंचकर बंद हुआ। और ओमिक्रॉन वायरस फैलने की आशंका तथा फेडरल रिजर्व के टेपरिंग कार्यक्रम से संबंधित फैसले से अमेरिकी शेयर बाजार में कल रही बिकवाली तेज, गिरावट के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 3% गिरावट के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नकारात्मक संकेत मिला। निवेशकों ने बिकवाली की और सेंसेक्स 57,000 के नजदीक आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,000 के स्तर से नीचे फिसल गया। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से मुद्रास्फीति को थामने के लिए उठाए गए कदमों को तेज करने तथा परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम को समय से पहले समाप्त करने के फैसले का दुनिया भर के निवेशकों पर प्रतिकूल असर पड़ा। फेड ने संकेत दिया कि वर्ष 2022 में ब्याज दर पूर्व अनुमानित समय से पहले ही बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका भी निवेशकों को सताती रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 1,775 अंक यानी 3.02% घटकर 57,011 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 526 अंक यानी 3% नुकसान के साथ 16,985 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 4.53% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.75% नीचे आकर बंद हुआ। We have two callers online with us, one from Delhi, the other from Rewari. First we go to Jaipal from Rewari. We welcome you, Jaipal ji. Please go ahead and ask your question. नमस्ते सर। नमस्कार टीम को और विशेष रूप से शरद कोहली सर को। जी शरद कोहली सर से मेरा ये प्रश्न है सर, जब भी ये जो तेल कंपनियां हैं जो एलपीजी का दाम बढ़ाती हैं तो वो पैसे में भी रुपए और पैसे करती हैं, तो उसका जो कस्टमर को ना तो कस्टमर को फायदा पहुंचता है ना गवर्नमेंट को फायदा पहुंचता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि वो पैसे में ना करके सारा जो रेट है वो रुपए में ही बढ़ाएं?
जयपाल जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे खुले पैसों का याद आ रहा है। आपको जरूर समस्या आती होगी इसकी पेमेंट करने पर। दो बातें हैं इसमें जयपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो जो आपके लिए पैसे हैं, मान लीजिए 25 पैसे हैं, 30 पैसे हैं, 35 पैसे हैं, 75 पैसे, जो भी पैसे हैं जो आपको परेशान करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सप्लाई होती है कि एक हिंदी में कहावत होती है जयपाल जी, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और ये पैसे जोड़ जोड़ के आपको यकीन नहीं होगा कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात जयपाल जी, मैं इससे भी जरूरी बताना चाहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि आजकल जो पेमेंट के माध्यम है, डिजिटल पेमेंट्स है। आप अपने वॉलेट से, जो आपके पेमेंट के वॉलेट्स होते हैं, यूपीआई के माध्यम से, रुपए के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आजकल तो पैसे सिर्फ एक मात्र टाइप करने की बात है। अब ये नहीं कि जेब से मुझे 54-58 निकालनी पड़ रही है, वो जमाना तो गया। आपने एक सिर्फ फिगर टाइप करनी है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, पहली बात तो ये सरकार की आपका सलाह अच्छी है, अगर कोई माने पर इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप बेटर है आप डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें, जिससे ये चिल्लड़ की समस्या आपके लिए वैसे ही सॉल्व हो जाए। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। ये ओमाइक्रॉन के नाम से नई मुसीबत आ गई है, इसका क्या इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है? जी हाँ, आपने मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं, ये राजेश और मनोज, जिन्होंने, इसका एक्चुअली नाम ओमाइक्रॉन ही है। इसको ओमिक्रॉन सब कह रहे हैं, पर एक्चुअली ओमाइक्रॉन है। जी हाँ, बिल्कुल ओमाइक्रॉन ओ माई गॉड बन रहा है। संजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इकोनॉमी का फर्क इस पे पड़ेगा। और पिछले हम मार्च 2020 से आज तक अगर हम देखें, 2 बार हम लॉकडाउन की वेव्स फेस कर चुके हैं। और हम तो प्रार्थना ये करेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर करिए कि ये ऐसी नौबत ना आए। पर अभी तक जो परिस्थिति दिख रही है कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि एक स्टडी ये कह रही है कि अगर ये भारत में अभी जो यूके की रफ्तार है, अगर ये उससे फैलता है तो यहां पर 14 लाख केसेस भी रोज के आ सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पर हम सब अगर एहतियात बरतें, अपनी अपनी मास्क ना उतारें, जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन करें, तो शायद ऐसा ना ही। पर अगर ऐसा होता है तो मैं तो उस भयावह मंजर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि इकोनॉमी का क्या हाल होगा। फिर वही मार्केट्स बंद, फिर वही लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, फिर वही टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सेक्टर पर असर, फिर वही शाम, फिर वही तन्हाई है। मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, मुझे लग रहा है वो नौबत ना आ जाए। आइए प्रार्थना करते हैं ना आप और हम मिलके कि वो नौबत ना ही आए तो अच्छा है। जी, From Delhi, we are joined in by Om Prakash. We welcome you, Om. नमस्कार सर। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कंपनी लिस्टेड होती है जी, अब उसमें क्या होता है, कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो पब्लिक तो अपने पैसे लगा देती है, फिर कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या सिक्योरिटी करती है? ओम प्रकाश जी, हमें पूरी सहानुभूति आपके साथ, अगर आपका कोई इस कारण से नुकसान हुआ है। कंपनी ब्लैकलिस्ट कंपनी, तो मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर ऐसा होता है कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और अगर वो बाई चांस घाटे में चलती जाती है निरंतर, तो फिर एक समय आता है जब उसका कैपिटल नेगेटिव में जाना लगता है और उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। आजकल ओम प्रकाश जी इसकी संभावनाएं कम होती है। पहले ऐसा बहुत होता था, पर जब से सेबी ने नियम बहुत सख्त बनाए हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो निरंतर हर क्वार्टर में बैलेंस शीट्स लेते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे नजर रखते हैं। पर इस सब के बावजूद भी, जी हाँ, ऐसा परफेक्ट सिचुएशन तो कोई भी नहीं होती, कोई ना कोई कंपनी, बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि कुछ निवेशक उसमें फंस जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा होता है तो फिर कंपनी ओम प्रकाश जी लिक्विडेशन में जाती है, एनसीएलटी में। फिर जो बंटवारा होता है एसेट्स का, थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह सबको बांट दिया जाता है, जितना जितना वसूली की जाती है। पर बदकिस्मती है ओम प्रकाश जी, इसके लिए चेक क्या यही है कि आप कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर रखें। इससे पहले जब आप देखें उसके प्रॉफिट डिप कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो उसके शेयर्स बेच के आप निकल जाएं। बाकी आप क्या ब्लैक लिस्टिंग कहना चाह रहे हैं, मैं पूरी तरह से और थोड़ा खोल के बताएंगे तो अगली बार आपको जरूर और बताएंगे। आइए चलें ठाणे से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर गुरुनाथ जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, पुलिस साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो इन्फ्लेशन रेट है सर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। सर, अपने आरबीआई को मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट, अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट घटाना बढ़ाना, इसके अलावा भी इनके पास और कोई उपाय है? और हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या उपाय कर सकती है इसको काबू में करने के लिए? क्योंकि इसमें कॉमन आदमी बहुत इम्पैक्ट होता है सर।
बिल्कुल ठीक बात कही गुरुनाथ जी। कॉमन आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ता है महंगाई का। एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, महंगाई डायन खाए जात है, ऐसा कुछ गाना आया था, वो इसी तर्ज पे बना था। तो देखिए, सरकार के पास बहुत सारे रास्ते रहते हैं, सरकार और आरबीआई के पास खाली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, सरकार बॉन्ड बाइंग करती है, ट्रेजरी बिल्स रिलीज किए जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी तरह अगर हम सरकार की बात करें आरबीआई से हटके, तो सरकार के पास तरीके होते हैं कि वो अभी हाल में जो आपने इन्फ्लेशन देखी, वो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस की वजह से थी। मतलब जो सामान की आवाजाही में, सामान के प्रोडक्शन में जो पैंडेमिक की वजह से रुकावटें आई थी, उनको सरकार हटाती है कि किसी तरह आपको लॉकडाउन खोले, रिलैक्सेशंस करी, जहां जहां भी समस्या है उसका समाधान किया। इसके अलावा सरकार जो ओवरऑल मनी सप्लाई है, आरबीआई सरकार मिलकर मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करती है, लिक्विडिटी को रेगुलेट करती है, बैंक का रोल होता है, बहुत सारे कदम है। जी हाँ, मुझे लग रहा है सरकार का, और एक जमाखोरी बहुत बड़ा रीजन है, मुझे लग रहा है सरकार वहां पर रेट्स डाले जाते हैं वेयर हाउसेज पे, जो लोग महंगाई की वजह से फायदा उठाते हैं, लोगों की जेबों पर घात लगाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये जो नया वेरिएंट है ये ज्यादा भयंकर रूप नहीं लेता है, तो आपको आने वाले 3-4 महीने में महंगाई कुछ सेटल होती अवश्य दिखाई देगी। जी, वार्म वेलकम टू सचिन फ्रॉम मुंबई, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर, अगर हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जी, तो म्यूचुअल फंड की जगह डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन रहते हैं क्या? सचिन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सब निवेशकों के मन में यह सवाल रहता है। देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मतलब आपने शेयर मार्केट का स्वाद पहले कभी नहीं चखा है, तो पहला स्वाद तो बेटर रहता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चखें, क्योंकि सीधा स्टॉक मार्केट में सचिन जी इन्वेस्ट करना अच्छा है, बुरा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पिछले 1.5 साल में लाखों के हिसाब से लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। पर मैं आपको ये भी समाचार देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, दे हैव बर्न देयर फिंगर्स, उनको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि पूरी बिना रिसर्च के, बिना शेयर मार्केट को समझे, बिना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को समझे, बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए, बिना एक कंपनी सेक्टर को पूरी तरह से स्टडी किए अगर आप छलांग लगाते हैं, तो ऐसे ही होगा कि तैरना नहीं आता और हम एक नदी में कूद गए, तो अब हम हाथ पैर मार रहे हैं, कोई बचा ले तो बचा ले, या तुक्का लगा बाहर आ गए तो आ गए। तो इसलिए बेटर रहता है, अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड में आइए, साथ साथ आप शेयर मार्केट पे रिसर्च करते रहिए, आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। जब आपको लगे कि आप में अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप रिसर्च करने योग्य हो गए हैं, उस समय आप थोड़ा थोड़ा करके उसका स्वाद चख सकते हैं। जी, आइए चलें चंडीगढ़, हमारे साथ हैं ऋषभ वर्मा। स्वागत है आपका ऋषभ जी, सवाल पूछें। सर, मैं आजकल एक्सचेंज में ना 2 तरह के प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको रीट और इन्वेस्ट कहते हैं सर। तो मैं इनके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं सर। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं सर। पहला प्रश्न है कि सर, रीट और इन्वेस्ट क्या होते हैं सर, और ये जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की कंपनी लिस्टेड है, उनसे किस तरह से अलग है सर? बहुत अच्छा ऋषभ जी आपने सवाल पूछा है, क्योंकि एक नई चीज है REIT और INVT बोलते हैं, INVT जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बोलते हैं, और एक रियल एस्टेट की ट्रस्ट है। जी हाँ, ये जो है ये एक तरह से समझ लीजिए आपके सब एक फंड बना दिया जाता है एक ट्रस्ट के रूप में, और उस फंड को ट्रेड किया जाता है, और उसका जो धन है वो इन्वेस्ट किया जाता है रियल एस्टेट वाले का रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उस पे फिक्स्ड रिटर्न्स भी आते हैं। आपको याद होगा हमारे जो माननीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कल ही, अभी मैं कहीं सुन रहा था, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि लोगों को INVT में लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि वहां पर बैंकों से बेहतर रिटर्न मिलता है और इस पैसे का देश के विकास में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह रियल एस्टेट जो ट्रस्ट होती हैं, उसका प्रयोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। जी हाँ, ये नए एवेन्यूज निकल के आए हैं, और अगर आपको लगता है कि इनके रिटर्न्स बैंकों से बेटर है, तो आप यहां पर जरूर लगाएं। पर ये देखें कि जिस भी ट्रस्ट में लगाएं, वो ट्रस्ट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसका पास्ट रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। हालांकि आजकल जो ट्रस्ट चल रही है सारी रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल आप इनको अवश्य ट्राई करें। इनकी ट्रेडिंग भी की जाती है, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको लिस्ट आउट कर दिया जाता है, जिससे कोई जल्दी इसमें से एग्जिट करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट रिटर्न की तरह। जी, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गौतम। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं क्वेश्चन ये जो बैंकिंग सेक्टर से
गवर्नमेंट बिल्कुल निकलने वाला है करके आज एक न्यूज पड़ा है कि स्लोली दे आर गोइंग टू एक्सिट। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या प्रभाव हो सकता है सर? इसका शेयर्स में अच्छा मुनाफा हो सकता है सर आगे जाके? जी हाँ गौतम जी, देखिए निजीकरण जो चल रहा है वो बैंकों के हित में है और बैंक हमने देखा कि जब से नेशनलाइज हुए थे लेट 70s में, उसके बाद से निरंतर उनमें जो घाटा था वो घाटा बढ़ता जा रहा था, एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेके सरकार ब सरकार जितनी सरकारें आई उनमें ये परेशानी का सबब बना हुआ था। और सरकार को आपने ध्यान दिया होगा समय समय पर रिकैपिटलाइजेशन इन बैंक्स का करना पड़ता था। तो अगर इसमें निजी क्षेत्र आता है, निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल बैंकर्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें इन बैंकों का सुधार होगा। क्योंकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स देखें तो वहां पर हालत जो है उनकी एनपीएस की, प्रॉफिटेबिलिटी की अच्छी है। तो अगर इनका निजीकरण होता है, जी हाँ, लॉन्ग टर्म में इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आप सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लंबी अवधि के लिए बड़े शौक से निवेश कर सकते हैं। आइए चले बड़ौदा, हमारे साथ हैं जी पाराशर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। साहब नमस्कार, मैं जीडी पाराशर बड़ौदा से बोल रहा हूँ। मार्केट मंत्र टीम को और कोहली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एक्सपर्ट जवाब देते हैं कोहली साहब। मेरा सवाल जो है इस पर है कि मैं 3 साल रिटायर होने जा रहा हूँ। 3 साल के बाद जो पीएफ मनी होती है उस मनी को मुझे इन्वेस्ट करना है वाइजली, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है पीएफ की। जी पीएमवीवीवाई और सीनियर सिटीजन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ जब मैं रिटायर हुआ था। जी कुछ एक्सपीरियंस मेरे को है कि कुछ म्यूचुअल फंड में और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किया हुआ जी, लेकिन ये क्योंकि पीएफ की मनी को मेरा सवाल है तो ये बहुत हार्ड अर्न मनी और लॉन्ग टाइम के लिए, और तो मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे किस तरीके से यूज करना चाहिए। पराशर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आता है। देखिए पराशर साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। प्रोविडेंट फंड वाकई सारी उम्र की, रोज जब आप दफ्तर से वापस घर जाते हैं तो मुझे लग रहा है एक चीज जो प्रोविडेंट फंड ऐसी चीज होती है, रात को सोते समय हर मेहनत से काम करने वाला जोड़ता है कि अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, और उस रिटायरमेंट के दिन का इंतजार करता है। बिल्कुल इसको सोच समझ के लगाना चाहिए। मैं वैसे तो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस एक बहुत विस्तृत जवाब होता है, पर मेरे दिमाग में जब आप बोल रहे थे तो सीधा एक चीज आई कि सरकार ने अभी गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक दरवाजा खोला है। पहले ये 5 करोड़ से ऊपर के केवल इंस्टीट्यूशंस लगा पाते थे, अब 10,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रिटर्न भी अच्छा है, 100% सेफ है, और आपको निश्चिंत होकर आप उसको, वो ट्रेड भी हो पाएगी, उसमें से आप एग्जिट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको कभी पैसे की जरूरत पड़े। तो मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपने कहा म्यूचुअल फंड्स वगैरह से आप पहले से ही वाकिफ हैं, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। तो आप ये रिटेल गवर्नमेंट, आप एक अकाउंट खुलवा के, गिल्ट अकाउंट खुलवाइए, गिल्ट अकाउंट खुलवा के आप उसमें ट्राई करिए, और ये पैसा आपका पीएफ जितना ही सेफ रहेगा और आप इसमें से अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं। जी, फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय प्रदीप। वी वेलकम यू प्रदीप। नमस्कार सर, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, जो मैंने पहले ही फोन किया था एक बारी संडे को, एक्चुअली में मेरी डिटेल पे है ना किसी ने लोन ले लिया है। उससे क्या हुआ, अब मैं लोन लेना चाहता हूँ तो मेरा सिविल बिल्कुल खराब हो गया है। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाली थी cibil.com पे। तो वहां से रिस्पॉन्स आया कि मतलब होम क्रेडिट से बात करो या ये करो। तो सर मुझे क्या करना चाहिए जो मेरा सिविल ठीक हो जाए सर? और ये सर एक मिनट और, मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ है सर। मुझे तो चल रहा है सर, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई स्कैम है सर। ये जो लोन कंपनियां देती है वो डिटेल हमारी ले लेती है और हमारे जैसे सेम नेम पे लोन दे देती है सर, जिससे हम लोगों का सिविल खराब हो रहा है। जी हाँ प्रदीप जी, हमें बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ और आपका सिविल स्कोर खराब हो गया। उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं, किसी के नाम पर लोन लिए जा रहे हैं, किसी के नाम पर किसी और के पैन नंबर पे काम हो रहा है, किसी की डेटा चोरी होके हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये काम हो रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा, एक तो आप सिविल एजेंसी के साथ फॉलोअप रखें, दूसरा आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, आप जिस भी क्षेत्र में है, मेरे ख्याल आप दिल्ली से बोल रहे हैं तो दिल्ली में तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काफी एक्टिव है जो दिल्ली पुलिस का है। आप उसमें जाके कंप्लेंट करिए और वहां पर बताइए कि आपका क्या नाम था, आपके डिटेल्स दीजिए और किस तरीके से उसका मिसयूज हुआ है। वहां पर आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वो तय तक पहुंच पाएंगे कि कौन व्यक्ति है जिसने आपके नाम से लोन लिया, उसको पकड़े जाना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल तक का प्रावधान है। तो आप इकोनॉमिक EOW कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली का है,
आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको सारी डिटेल अवेलेबल है, वहां भी आप शिकायत करिए और साथ में आप सिविल के साथ फॉलोअप रखिए। बाकी हमें बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ। हमारे साथ फोन लाइन पर कई श्रोता बने हुए हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं कुछ पल आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम एक सवाल आप ही के हित में पूछ रहे हैं शरद जी से। शरद जी, आम कह लें श्रोताओं के हित में ये सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और आम जो कर्ज लेने वाले हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसे लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने, क्योंकि जो अभी श्रोता थे, प्रदीप थे, शायद उनको तो सिविल का पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सिविल एक क्रेडिट स्कोर सिस्टम है जो कि ऑनलाइन बनाया गया है। इसमें आप जितनी भी एजेंसी से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, मतलब जहां जहां आपकी उधारी की डीलिंग है, उसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप जो भी आपने लोन लिया है उसको आप समय पर वापसी करें। आपका स्कोर समय के वापसी पे, आपके लोन को सर्विसिंग कैसे कर रहे हैं, इस पर यह सारा स्कोर निर्भर करता है। जैसे ही आप एक किस्त भी देर करते हैं, कहीं से ईएमआई ली हुई है या आप क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट कर रहे हैं, आप कहीं भी उधारी का अगर सर्विसिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप उसमें गलती करते हैं तो उसको ऑनलाइन डाल दिया जाता है और सिविल का स्कोर बिगड़ जाता है, जिससे कि बाकी एजेंसीज को पता लगे कि ये व्यक्ति डिफॉल्टर है, इसको लोन देने से पहले सोच समझ के दिया जाए। तो ये संक्षेप में सिविल, बाकी कभी चर्चा चली तो हम सिविल को और खोल के कि उसमें स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है उसको और खोल के इसको जिक्र करेंगे। जी, भारत भूषण जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। भारत, वी वेलकम यू। जी सर, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। जी, शरद सर को भी नमस्कार है। नमस्कार। हाँ सर, जैसे कि हमारे देश में एक दो प्रश्न सर, एक किसान भाई के लिए, एक मेरे अपने लिए सर, पूछ सकता हूँ? जी जी। पहले सर किसान भाई के लिए पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए सर कि हमारे यहाँ पे अधिक पैदावार हो जाती किसी भी, जैसे मान लीजिए खरीफ सीजन में या रबी में, मान लीजिए मेरे पास 3 बीघा जमीन है, ठीक है सर जी, मैं एक किसान हूँ, तो मैंने क्या करा सर, 3 बीघा में मैंने धान ही बोती है और 3 बीघे में फिर गेहूं ही बोती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है सर कि सरकार को ऐसा बोलना चाहिए कि देखिए भारत भूषण जी, आप 3 बीघे में 3 क्विंटल आपकी उपज अगर है, एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ सर जी। मेरी राय भारत भूषण जी ये होगी कि कहानी जितनी छोटी रखें उतना बढ़िया, और हाँ, क्योंकि श्रोता कई लाइन पर ऑलरेडी हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि अधिक पैदावार होती है, जैसे दलहन, तिलहन और गेहूं, तीनों फसल लगाने के लिए सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा सरकार को देना चाहिए किसान को। और मेरे लिए प्रश्न ये है सर कि मार्केट जो शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस शेयर की बढ़ने लगती है, 16 करोड़ का आईपीओ आया और आज के डेट में 300 साढ़े 300 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो क्या कंपनी सही ट्रैक में चल रही है? धन्यवाद सर। चलिए, पहले आपके पैदावार की बताऊं, क्योंकि आपने प्रश्न में बहुत समय लिया तो मुझे उत्तर संक्षेप में रखना पड़ेगा और लोग भी हैं। देखिए, आप सरकार की तरफ से कहीं ये भारत भूषण जी मना नहीं किया गया है कि आप 3 बीघे में और फसल नहीं लगा सकते हैं। आपको, मुझे नहीं पता कहां से ये जानकारी मिली कि अगर आप धान उगा रहे हैं या आप गेहूं उगा रहे हैं तो खाली आप वही उगाते रहे। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भारत सरकार ने, कोई कानून नहीं है। अगर आप उसको और खेती लगा सकते हैं, जिसको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, आप लगा सकते हैं तो आप जरूर लगाइए। कोई ऐसी पॉलिसी रोकने की भी नहीं है अगर लगाने की नहीं है तो। दूसरा, आपने शेयर मार्केट का पूछा कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ जाता है। जी हाँ, जैसे जैसे उसकी कीमत शेयर की बढ़ती है, कीमत शेयर की तो भारत भूषण जी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी शेयर की डिमांड आ रही है तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है, इसी प्रकार उसकी मार्केट कैप बढ़ती जाती है। तो कितने का आया, आज कितने का है, वो प्राइस तो आपको डिफरेंट हमेशा ही दिखेगी। तो आईपीओ तो किसी प्राइस पे आता है, बाद में कोई प्राइस हो जाती है। जी, मुंबई से हमारे साथ हैं रत्नाकर जी, जल्दी से सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, मेरा सवाल है कि आरबीआई ने सक्सेसिवली 9 टाइम कोई भी रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट में चेंज नहीं किया, उसका रीजन क्या है और ये रेट कभी बढ़ सकते हैं, ये है। और पेट्रोल डीजल का इतना प्राइस का प्रॉब्लम हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको वैट में क्यों नहीं ला रहे? नहीं तो जो फॉरेन अपना फंड है उससे राहत देने की क्यों कोशिश नहीं कर? चलिए, आरबीआई की आपने बात करी निरंतर। आरबीआई का, रत्नाकर जी, आप तो बहुत जागरूक श्रोता हैं। तो आरबीआई ने जो हॉकिश डविश स्टैंड बनाया हुआ है और रेट्स नहीं चेंज किए, तो इसका कारण मुख्यतः पैंडेमिक है। हालांकि इन्फ्लेशन इस समय काफी परेशान कर रहा है और इन्फ्लेशन 5% से भी ऊपर जा रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो कुछ रिकॉर्ड भी पीछे ब्रेक कर रही है, पर फिर भी आरबीआई ने मेंटेन किया हुआ है क्योंकि इस समय ग्रोथ प्रायोरिटी है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो आपको ग्रोथ में दिक्कत आएगी, तो आरबीआई ने ये इस वजह से मेंटेन किया हुआ है। दूसरा, आपने पूछा कि पेट्रोल डीजल को वैट, शायद आपका जीएसटी से मतलब था। बहुत सारी लिमिटेशंस में बहुत चर्चा हम रत्नाकर जी पिछले कार्यक्रमों में कई बार कर चुके हैं, क्योंकि राज्य सरकारों का रेवेन्यू जो है
वो जीएसटी इस पे वैट पर निर्भर है और वो जीएसटी में लाने से एकदम से जो राज्य सरकारों की, सूबे की सरकार जिसको हम बोलते हैं, उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो अभी इस पे निर्णय पेंडिंग है। मुझे लगा हो सकता है आने वाले समय में हम इसको जीएसटी में आता। रत्नाकर जी देखें। We have two callers online with us, Jitendra from Jaipur and Uma Shankar from Lucknow. But before we take your calls, let's tell you that the rupee in the business week ended yesterday weakened 31 paise against the US currency to settle beyond 76 rupees per dollar. The local unit fell amid foreign fund outflow from the Indian capital markets and strengthening of the dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, yesterday finished at 96.57, adding 0.54%. And the three major US stocks ended lower yesterday, weighed down by big tech amid investors' concern about the Omicron coronavirus variant and the Federal Reserve's decision to end its pandemic-era stimulus faster. The Dow Jones plunged 1.5% and the S&P 500 declined 1% and the Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. आइए चलें जयपुर से हमारे साथ हैं जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। हाँ सर, देखिए पिछले शनिवार को हमारा लाइन कट गया था, उसके पहले शनिवार को सर हम आपसे पूछे थे, जल्दी सवाल पूछ लें। 2.5 महीना से बोल रहे थे भाई बेच के निकल के पैसे बैंक में लाओ, लेकिन मैं बेच नहीं पाया था। तो आपके फिर मैंने बेचा तो कुछ शेयर पे तो हमको प्रॉफिट हो गया, कुछ अभी बचा हुआ उस पर लॉस है, तो उसको ऐसे ही हम छोड़ दे, हालांकि शेयर तो अच्छे हैं। जितेंद्र जी देखिए, ये जो सवाल होता है ये कंपनी स्पेसिफिक होता है। ये तो मुझे अगर कंपनी का नाम हमें इस कार्यक्रम में हम अलाउ नहीं करते हैं, पता हो तो बेहतर बता सकता हूं, पर अगर आपको कुल मिला के, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, कुल मिला के अगर आपको प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट वाले मिला के लॉस वाले मिला के अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा है, तो शायद निकल जाने में, क्योंकि आने वाले थोड़े 3-4 महीने शेयर मार्केट के लिए हो सकता है कि टफ हो, पर फिर ये डिपेंड करेगा जितेंद्र जी कि आपके पास कौन से सेक्टर के शेयर्स हैं। आईटी के लिए कुछ और है और एफएमसीजी के लिए कुछ और है, रियल एस्टेट के लिए कुछ और है। तो हम, मेरे ख्याल, आप अगली बार हमें सेक्टर बताइएगा तो शायद मैं थोड़ा सा और आपके जवाब के नजदीक पहुंच जाऊं। जी, लखनऊ से हमारे साथ हैं उमाशंकर जी, स्वागत आपका। सवाल पूछें। नमस्कार सर, कोहली साहब को नमस्कार। नमस्कार उमाशंकर जी। सर, मेरे कुछ शेयर हैं जो कार्वी के पास ट्रेडिंग अकाउंट में पिछले कई साल से रुके पड़े हैं जी। मैंने बीएससी और एनएससी में भी कंप्लेन की है, जो किसी वजह से अटेंड नहीं हो पाई कि आपके 2018 से पहले के हैं। सर कृपया आप बता सकते हैं कि मेरे ये शेयर क्या वापस मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे या मैं क्या करूं? जी देखिए, हम उमाशंकर जी किसी कंपनी विशेष की जिक्र नहीं करते, पर जिस कंपनी का आपने जिक्र किया इनके साथ कुछ समस्या आई थी पीछे, कुछ शेयर्स अवैध तरीके से ऐसे सुनने में आया था कि इन्होंने प्लेज कर दिए थे। अभी भी कार्रवाई चल रही है सेबी के साथ इनकी। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे के शेयर्स आपको वापस मिल जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये इसका हल निकाल लिया जाएगा। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर बलरामपुर से हैं रिंकी तिवारी, लेकिन रिंकी तिवारी जी से बस हम यानी आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारे अगले कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, क्योंकि हमारा आज का समय अब शेष होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं की ओर से शरद जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic equity indices witnessed losses of 3% during the week ended yesterday. Sensex closes near the 57,000 mark. Nifty declines below the 17,000 level. The rupee logged weekly depreciation of 31 paise to finish beyond 76 rupees per dollar mark. And the US stocks finished lower yesterday amid worries about the Omicron coronavirus variant and Fed's decision on tapering. That's all we have in this edition of Market Pantra. Till tomorrow, goodbye.